गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत का सिलेबस चल रहा था जिसमें कि आपका जो सीजीएल का सिलेबस है उसमें मैक्सिमम चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, आप लोग को सिलेबस पता ही होगा कौन कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें आपका भाषा विज्ञान ये कंप्लीट हो चुका है, संस्कृत साहित्य का इतिहास ये भी कंप्लीट हो गया है, वैदिक साहित्य में आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ चैप्टर था वेदांग। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो लास्ट क्लास का अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ये सारे चीज पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वाले वीडियोस क्लिक करके लास्ट 4 चैप्टर्स अपना रिवीजन कर सकते हैं, या उसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो या डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग व्याकरण का चैप्टर करेंगे। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्वर, व्यंजन, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो नॉमिनल चीज होता है ग्रामर में वो आपको सब पढ़ना है। प्रत्यय, समास, कारक, संधि, वाक्य रचना ये सारा चीज पढ़ना है। तो आज हम लोग आज के क्लास में माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको उच्चारण स्थान पढ़ना है, उच्चारण स्थान के बाद संधि कवर करना है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं। इसमें आपके जो 14 माहेश्वर सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें थ्योरम या पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आपको याद रहता है कि कहाँ से किसका क्या सीरीज चल रहा है, कैसा एलिमेंट है, लैंथेनाइट क्या, एक्टेनाइट क्या है। तो सेम जो है माहेश्वर सूत्र भी आपको उस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे 14 सूत्र हैं। 14 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ण। ठीक है, ये पहला है। नेक्स्ट है आपका रिलिक, थर्ड है एओंग, फिर एओच है, वरट, लण, यंग, नमम, झ, भ, य। नेक्स्ट है घ, ढ, ध, श, ज, ग, ब, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, त, ट, व। ये जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा आपको याद होना चाहिए। क, प, य, श, श, श और हल। तो ये जो 14 सूत्र हैं ये कैसे बने या इसके और जो प्रत्याहार कैसे बने वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये माहेश्वर सूत्र है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, कितने 3000 ईयर्स एगो, जो महर्षि पाणिनि थे वो भगवान शंकर की क्या किए थे? तपस्या किए थे। ठीक है, तपस्या करके उन्होंने क्या बोला था कि वो जो तांडव करते हैं, तो तांडव में जो डमरू बजाते हैं, तांडव में क्या डमरू जो बजाते हैं, तो डमरू में डमरू के निनाद को प्रसाद स्वरूप समझकर ध्वन्यात्मक 14 सूत्रों की परिकल्पना की है। तो ऐसा माना जाता है कि 3000 वर्ष पूर्व महर्षि पाणिनि ने तपस्या किया था, और तपस्या किया था तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जो शिव जी जो तांडव करते हैं तो वो जो डमरू जो ध्वनि करता है, ठीक है, तो उस ध्वनि से जो आवाज निकलता है उससे वो क्या उसको प्रसाद स्वरूप समझकर 14 सूत्रों की परिकल्पना, मतलब 14 सूत्र वो वैसा बनाए। तो वो 14 सूत्र जो है वो हम लोग माहेश्वर सूत्र में पढ़ते हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर में बताया। ठीक है, तो ये ऐसा मान्यता है, ऐसा कहानी माना गया है कि 3000 वर्ष पूर्व ऐसा महर्षि पाणिनि ने किया था। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इनके विषय में मान्यता वही जो मैं आपको बताई उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके विषय में मान्यता है कि भगवान शिव के डमरू से इनका निर्गमन हुआ। आचार्य पाणिनि के व्याकरण में इनका संक्षिप्तीकरण के लिए अत्यंत प्रयोग हुआ है। मतलब आप जब अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो उसमें जो संक्षिप्तीकरण है उसमें आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। इन सूत्रों से 42 प्रत्याहार संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के लिए बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 14 से 42 बनाए गए हैं। इन सूत्रों में अंतिम वर्ण की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है। जितने भी आप देखेंगे सूत्र अ, इ, उ, ण या हल देखते हैं या झ, ब, य देखते हैं तो उसमें जो अंतिम वर्ण है उससे इत संज्ञा होती है, मतलब अंतिम वर्ण जो है वो लोप हो जाता है। जैसे अ, इ, उ, ण है तो ण जो है मूर्धन्य न उसका लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा? अ, इ, उ, ये शेष बच जाएगा। तो इन सूत्रों में अंतिम वर्ण की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। अर्थात जब हम अण प्रत्याहार कहते हैं, जब हम कहेंगे अण प्रत्याहार तो अण से मतलब क्या हो जाएगा?
अ ई उ, ठीक है, क्योंकि न जो है उसका लोप हो गया है। तो अण प्रत्याहार से हम क्या समझते हैं, केवल अ ई उ इन 3 वर्णों से होती है। इस प्रसंग में यह धातव्य है कि यहाँ इनके दीर्घ रूपों का भी ग्रहण किया जाएगा। मतलब इनके जो दीर्घ है, मतलब अ का दीर्घ क्या हो जाएगा आ, ई का दीर्घ क्या हो जाएगा दीर्घ ई जो है वो हो जाएगा, और उ का दीर्घ उ। ये क्या है, हर्ष, जो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हम लोग बोलते हैं, तो अ ई उ में क्या है, हर्ष स्वर है। लेकिन इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग अण प्रत्याहार बोल रहे हैं, तो अण प्रत्याहार का मतलब क्या है कि हर्ष स्वर एज वेल एज दीर्घ स्वर दोनों इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये 14 माहेश्वर सूत्र है ये आपको याद रखना है कि अण है, ऋलिक है, एओंग है, ये है, ये सारा आपको याद रखना। और इससे जो 42 प्रत्याहार बन रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप अगर सेट्स देख रहे होंगे, अगर आप इस चैनल पे जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे 25 सेट्स दिए हुए हैं, तो उसमें जो 40 क्वेश्चन है, हर सेट में 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है कि इससे कितने प्रत्याहार हैं, कितने बन रहे हैं इसमें। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस रिलेटेड है उससे सारा क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है। तो अगर आप वो सेट भी सीरियसली देख रहे हैं, शायद मैक्सिमम लोग देख नहीं रहे, अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, और वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसा आपका एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में कोई सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, ओनली ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर लास्ट मोमेंट में आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा और टाइम कम है आपके पास, तो आप वो 25 सेट्स देखकर एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरियसली टाइम नहीं मिल पाया या आप दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, किसी का इंटरव्यू है, किसी का मेंस है, तो आप वो ओनली 25 सेट भी देख लीजिए, तो आपका 1000 क्वेश्चन बहुत इजीली कवर हो जाएगा। उसमें आपका जो भी सिलेबस है वो सारा कवर किया गया है। सिलेबस में जो आपका पहला फर्स्ट स्टार्टिंग 5th चैप्टर जो है वो है, प्लस जो आपका लिटरेचर पोर्शन है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, ये सुखनासोपदस है, सबसे क्वेश्चंस उसमें लिया गया है। तो आप उसको देखिए, वो आपके लिए ही बना है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप वो लास्ट मोमेंट में भी देख लेते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले भी रिवीजन कर लेते हैं। और साथ साथ इसमें झारखंड करंट अफेयर भी दिया हुआ है, तो आप झारखंड करंट अफेयर भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आज और कल झारखंड का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं सीजीएल वाले ही है, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप वो सारा चीज उसमें देख कर रिविजन कर सकते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी 25 सेट दिया हुआ, तो आप प्रैक्टिस सेट देखिए, उसमें आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 25 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि आपके 150 सेट का क्वेश्चन है, जैसा आपका जीएस में आएगा। जीएस में जो पेपर 3 आपका, तो उसमें जीएस का, साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, मैथ्स रीजनिंग का और झारखंड स्पेशल का ये सारा एरिया कवर किया गया है। तो आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका संस्कृत लैंग्वेज है, वो आप 25 सेट्स आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लास्ट मोमेंट में आप पैनिक भी नहीं होंगे अगर आप डिटेल नहीं पढ़ पाए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एमए पीएचडी है इस सब्जेक्ट में, तो फिर आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सिर्फ नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये उनके लिए जिनको कहीं कोई मैटर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से देखकर अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है पहला जो आपका आता है हलंत्यम, इसमें आपको पढ़ना। हलंत्यम में क्या है, व्याकरण शास्त्र में आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये जो 3 है इनको क्या कहा जाता है, मुनित्रय कहा जाता है, ठीक है। तो इन आचार्य द्वारा उपदिष्ट धातु सूत्र, ये जो आचार्य हैं ये धातु का सूत्र दिए हैं, ठीक है। तो इन आचार्य द्वारा धातु सूत्र, गण पाठ, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश आदि में अंतिम हल अर्थात व्यंजन की इच संज्ञा होती। ये जो आपको ऊपर बताया गया क्या क्या, धातु सूत्र, गण पाठ, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इसमें जो अंतिम हल अर्थात व्यंजन की इच संज्ञा होती है, अतः इसे इत संज्ञक सूत्र भी कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर सेट में देखिए, या आप कोई भी सेट आइदर टीजीटी, पीजीटी, सीटेट देख रहे होंगे तो उसमें भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अ ई उ ण, इसमें न क्या है, जो मूर्धन्य न है क्या है, अंतिम है,
अंतिम हल अर्थात व्यंजन होने के कारण प्रस्तुत सूत्र से इत संज्ञा हुई है, जिसका मुख्य प्रयोजन क्या है? मूर्धन्य न का लोप होना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो सूत्र पढ़ रहे हैं ये क्या? हलंत्यम। तो हलंत्यम में क्या है, जो लास्ट वाला है, जो अ ई उण है, पहला वाला जो आपका माहेश्वर सूत्र है, उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि अ ई उण में जो न होता है वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जो हम लोग हलंत्यम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो भी सूत्र होगा, चाहे आप अ ई उण पढ़े या रिलिक पढ़े या एओंग पढ़े या कपैया पढ़े, तो जो अंतिम वाला क्या हो जाता है? वो लोप हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? तस्य लोप। बहुत लोग को ये लग रहा होगा, जिसका अगर आप पहली बार संस्कृत लिए होंगे कि चलो अच्छा मार्क्स आ जाता है, तो आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं ये सब क्या है। तो आप इसमें थोड़ा सा आप सीरियसली थोड़ा से भी ध्यान देंगे, जितना आप समय आप खोटा और संथाली और अदर लैंग्वेज में दे रहे होंगे, अगर वैसे भी आपने अब तक तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ही लिया, तो आप जहां भी समय दे रहे होंगे वहां दीजिए। लेकिन संस्कृत में क्या है कि आपको बहुत कम टाइम में आप बहुत जल्दी बहुत सारा चीज रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पढ़ने के लिए अब सिर्फ जो साहित्य पोर्शन है उसके श्लोक ही पढ़ने हैं, बाकी आपका मैक्सिमम कवर हो चुका है। इसके बाद आपको संधि पढ़ना है, समास, कारक, प्रत्यय, यही पढ़ना है। ठीक है, उसका सारा सूत्र पढ़ना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सूत्र ही पढ़ रहे हैं। तो आप जितने अभी टाइम फोकस कर लें, क्योंकि आगे के टाइम में दिवाली छठ में टाइम निकल जाएगा, तो अभी आप जितना फोकस करके पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है? तस्य लोप। तस्य मतलब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तस्य मतलब उसका लोप, लोप हो जाना। किसका लोप हो जाता है? जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका इस सूत्र से लोप हो जाता है। मतलब इस सूत्र से क्या होता है? लोप हो जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है। जैसे आप पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला सूत्र उसी को एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाया जा रहा है। तो पहला सूत्र क्या है? अ ई ऊण। तो इसके अकॉर्डिंग न, जो मूर्धन्य न है, मूर्धन्य न की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है। जो हम लोग हलंत्यम सूत्र पहला पढ़े उससे क्या हुआ? इत संज्ञा हुई है, तथा इस सूत्र से उसका लोप हुआ है। तस्य लोप में क्या हुआ है? इसी सूत्र से उसका लोप हो गया है। किसका? अ ई ऊण का। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देके समझाया गया। आप चाहे तो आगे जो रिलिक है, एओंग है, एओच है, यंग मननम है, इससे भी आप सेम एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो न का लोप किससे हुआ है? तस्य लोप से हुआ है। अ ई ऊण का न की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है। अगर आप तालव्य मूर्धन स र वाले में भी जाते हैं, श श श र में भी जाते हैं, तो र का भी इसमें क्या हो जाएगा? तस्य लोप से, इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है आपका अदर्शन, अदर्शनम लोप। ठीक है, अदर्शन लोपा। लोपा का अभिप्राय क्या है? दिखाई न देना। जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग के बॉडी में होते हैं, तो पहले क्या था? जब आप पहले के ह्यूमन बींग्स आप देखेंगे, रामाफिथिकस, निंडरथल, क्रो मैग्नन, तो सब में क्या था? वो जो मंकी मैन थे तो सब में क्या होता था? टेल होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हुआ, तो टेल क्या हो गया? टेल का क्या होगा? वेस्टिजियल ऑर्गन वो बन गया, लेकिन टेल बोन रह गया। तो सेम इसमें क्या है? अदर्शनम लोपा में भी क्या है? लोप का अभिप्राय होता है दिखाई न देना। वो चीज होता है लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लोग के आंख के पास आप देखेंगे, या अपेंडिक्स हम लोग के बॉडी में है, तो उस तरीके से ये सारा चीज लोप होता गया है। वो तो बायोलॉजी का मैटर था, लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं। वो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ आपको कि वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे होता है कि लोप हो जाता है, तो सेम इसमें क्या हो जाता है? ये लोप हो जाता है। लोप का अभिप्राय है दिखाई न देना, अर्थात जिस वर्ण का लोप कहा जाता है उसे उपस्थित रहने पे भी अनुपस्थित वत मानकर ही कार्य करते हैं। मतलब कि वो हट चुका है। जैसे कि सामने प्रेजेंट है वो चीज, लेकिन वो क्या है? वेस्टिजियल है, मतलब उसका कोई काम नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि 5 लोग बैठे हुए, लेकिन उसमें से क्या होता है? एक आदमी ऐसा होता है कि वो रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप उससे कोई आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं कि वो इंसान काम करता है लेकिन काउंट नहीं होता है काम करते हुए। डिस्गाइज इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। उसी तरीके से होता है कि यहाँ 5 लोग हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो है वो बैठा हुआ काम नहीं कर रहा, अब वो करेगा भी नहीं।
तो उसको हम लोग क्या एब्सेंट मानकर वो काम को करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है कि लोप का अभिप्राय है दिखाई न देना, अर्थात जिस वर्ण का लोप कहा जा रहा है वो उपस्थित रहने पे, अगर वो प्रेजेंट भी है तब भी उसको हम लोग क्या मानेंगे, अनुपस्थित वत ही मानकर कार्य करते हैं। तो ऐसा बहुत फैमिली में भी होता है, बहुत सोसाइटी कहीं भी जाइए तो ऐसा होता रहता है कि है सब लोग लेकिन काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ देखने के लिए, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग और शी इज गुड फॉर नथिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका कहा गया है कि वो प्रेजेंट रहते हुए भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अ इ उ ण में, तो उसी पहला वाला जो है उसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अ इ उ ण में न की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है, मतलब जो मूर्धन्य न है वो हलंत्यम से इत संज्ञा हो गया है। उसके पश्चात तस् से लोप से उसका लोप भी हो गया है, जो तस् से लोप सूत्र है उससे उसका लोप भी हो गया है। पुनः प्रस्तुत सूत्र से न को अनुपस्थित मानकर अण प्रत्याहार कहे जाने पर, जैसे हम लोग अण प्रत्याहार कहते हैं, इतना जो बात हो रहा है ये क्यों हो रहा है, अण प्रत्याहार को समझाने के लिए किया जा रहा है। तो ये सिर्फ अण प्रत्याहार के लिए नहीं है, ऋलिक एवं एवं छ वरट लण य मंगण झब य जब अगडदस ये सभी के लिए है। और ये इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आगे आप संधि के चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, या उच्चारण स्थान समझना जरूरी है, इसलिए इसका इतना एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। नहीं तो सिंपली आप 14 सूत्र रट भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 माहेश्वर सूत्र है, उससे 42 बन रहा, आप इतना भी जानेंगे तो सफिशियंट है। ये इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जा रहा है कि आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हम लोग क्या आदर्श लोप में पढ़ रहे थे कि लोप का अभिप्राय आप समझ गए, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये रहे ना रहे, जैसे अ इ उ ण में न है दिख रहा है लेकिन न का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, तो न में हलंत्यम से इत संज्ञा करने के पश्चात तस् से लोप से उसका लोप हुआ है। पुनः प्रस्तुत सूत्र से न को अनुपस्थित मानकर अण प्रत्याहार कहे जाने पर केवल अ इ उ से ही अभिप्राय दिया गया। मतलब अगर हम लोग अण प्रत्याहार बोलते हैं तो अण प्रत्याहार का मतलब क्या है, अ ई और उ, इसको मूर्धन्य न से कोई मतलब नहीं है। समझ गए यहां तक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सूत्र है आपका आदि रत्येन संहिता। ठीक है, ये सब एक बार आप याद करिए, देख लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये कैसा सूत्र है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है, अर्थात इसी सूत्र के आधार पर प्रत्याहार आदि बनाए गए हैं। इसी सूत्र के आधार पर जो आगे के प्रत्याहार है वो बनाए गए हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, संक्षेप में कहना। जब हम लोग कोई चीज शॉर्ट में कहते हैं, जैसे मैसेज लिखते हैं हम लोग किसी को, तो पूरा पूरा कहानी तो नहीं बताते हैं कि ऐसे हो गया तो उसके बाद ये हुआ तो यहाँ गए तो वहां गए, इन शॉर्ट लिखते हैं ना कि दिस हैपेंड या जो भी है व्हाट हैपेंड तो दिस हैपेंड, पूरा कहानी तो नहीं बताएंगे। तो उसी तरीके से आदित्य रत्नेन में क्या है, उसको शॉर्ट में बताना है। तो व्याकरण शास्त्र में इन प्रत्याहारों को अत्यधिक प्रयोग हुआ है। तो व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामर जो पाणिनि ने रचा, अष्टाध्यायी या जो भी आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब प्रत्याहार का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा लंबा नाम है लेकिन बहुत इजी, अगर आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उकालो झस्व दीर्घ प्लूत, इसमें क्या है, उकालो झस्व हर्स्व दीर्घ प्लूत, मतलब इसमें हर्ष भी है, दीर्घ भी है और प्लूत भी है। तो हम लोग हर्स्व दीर्घ और प्लुत कहाँ पे बोलते हैं, जहां पे मात्रा का समय लगता है। तो जिस स्वर का उच्चारण एक मात्रा काल में होता है, मतलब जो हम लोग स्वर बोल रहे हैं और वो बहुत जल्दी उच्चारित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हरस्व बोलते हैं। जैसे कॉमन लैंग्वेज में हर्षई दीर्घई बोलते हैं ना, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, हर्स्व। तो जिसमें एक मात्रा का समय लग रहा है वो क्या हो गया, हर्स्वर हो गया है। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और जहां 3 मात्रा का समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो प्लुत स्वर कहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग, जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उस समय जो संबोधन करते हैं वो क्या हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। ये आप लोग को पता ही होगा, अगर आप पहले भी ग्रामर पढ़े होंगे तो। ग्रामर तो आप लोग जब स्कूल में होंगे, स्कूल लेवल से ही तो ये सब पढ़ते आ रहे हो, ऐसा नया तो नहीं है। आप जब अगर इंग्लिश मीडियम है तो 4th 5th से संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, हिंदी मीडियम होंगे तो और भी पहले से पढ़ रहे होंगे। तो आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपने पहले पढ़ा है उसी का रिवीजन पढ़ रहे हैं।
कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, जहां एक मात्रा का समय लगे वो दीर्घ ह्रस्व, जहां दो का समय लगता है वो दीर्घ, और जहां तीन मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऊंचे उच्च रुदात। उच्च रुदात मतलब उच्च से में क्या समझ में आता है, उच्च मतलब ऊंचा, ठीक है, और नीचे मतलब नीचे। ये तो समझ में आ रहा है कि उच्च उदात मतलब क्या हो गया। तो मुख में जो आपका चेहरा है, फेस है, उसमें क्या है, कंठ है, तालु है। तालु किसको बोलते हैं, कंठ किसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, जो आप जैसे क का उच्चारण करते हैं, अ वाला शब्द बोलते हैं, तो कहां से उच्चारित होता है, ये कंठ से होता है। ठीक है, तो कंठ में मुख में कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, जो ऊपर के भाग से जो स्वर का उच्चारण होता है, उस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दात कहते हैं। उद्दात स्वर पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। उदात्त स्वर जो भी होता है उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। इन स्वरों का केवल वैदिक साहित्य में ही प्रयोग मिलता है। ये जो हम लोग वैदिक साहित्य पढ़े, जितने भी वेद पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या संहिता जो पढ़े, ब्राह्मण, उपनिषद, तो ये सारा प्रयोग कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ वैदिक साहित्य में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अग्नि, अगर आप वैदिक साहित्य में अग्नि देखेंगे तो अग्नि के पास आपको दो विसर्ग मिलेगा, लेकिन ऐसे अगर हम लोग अग्नि लिखते हैं तो सिर्फ अग्नि लिखेंगे, विसर्ग तो नहीं होगा। तो ये सारा जो चीज कहाँ पे मिलेगा, आपको सिर्फ वैदिक साहित्य में मिलेगा। नि उदात्त स्वर युक्त इसलिए है, इस पर कोई उदात्त चिन्ह नहीं लगाया गया, तो यहाँ पे कोई उदात्त चिन्ह नहीं लगाया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च रुदात। नेक्स्ट आपका आता है नीचे रुदात। नेक्स्ट देखिए क्या है, नीचे रुदात मतलब नीचे अनुदात, जिसका उच्चारण मुख के नीचे भाग से हो रहा है। मुख में कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के दो भाग होते हैं। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो दो भाग से करते हैं। इसका आप डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। नीचे का भाग क्या आ जाएगा, जो आपका ये जो कंठ है, ठीक है, लिप्स है, दांत है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मूर्धा जो आ जाता है वो। मुख में कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के दो भाग होते हैं, एक ऊपर का, दूसरा नीचे का। नीचे के भाग से उत्पन्न स्वर अनुदात होता है। इसका भी केवल वैदिक साहित्य में ही प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग भी कहाँ होता है, ओनली वैदिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। अनुदात स्वर के नीचे पड़ी लाइन, एक लाइन होती है, आप ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है डैश देकर, ठीक है। अनुदात स्वर जब हम लोग बोलते हैं तो नीचे का लाइन यूज करते हैं, जैसे राम, तो राम में आप देखिए म के नीचे एक डैश है, अनुदात स्वर युक्त कहा जाएगा। तो ये सब जब आप ये सब पढ़ेंगे ना, वैदिक पढ़ेंगे, जैसे वेद आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, लेकिन अभी जो लौकिक साहित्य चल रहा है, लौकिक संस्कृत, उसमें आपको ये सब चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उच्चर ये पढ़ लिया आप, उच्चर उदात पढ़ लिए। नेक्स्ट था नीचर उदात, समझ गए। अब आपका आता है समाहार स्वरित। समाहार स्वरित, समाहार का अर्थ है मेल, अर्थात जिस स्वर में उदात अनुदात दोनों स्वर मिल गए हो, मतलब जिसमें अनुदात और उदात दोनों मिल गए हो, उसे स्वरित कहा जाएगा। ठीक है, समाहार स्वरित। तो समाहार का मतलब क्या होता है, मिल जाना, और जिसमें उदात अनुदात दोनों मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वरित। इस स्वर का भी वेदों में ही प्रयोग हुआ है। तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका भी प्रयोग कहाँ पे हुआ, वेद में ही हुआ। इसे प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर खड़ी लाइन, एक लाइन आप देखिएगा जैसे कि पुण्य विराम देते हैं, उस तरीके से वो लाइन खींचते हैं। जैसे यहाँ योग में ग में देखेंगे आप, योग के ऊपर छोटा सा डैश दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए स्वरित चिन्ह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वरित चिन्ह कहा जाएगा। जैसे आप पीतरम, पीतरम में देखेंगे, पीतरम, र के ऊपर आप देखिएगा एक छोटा सा लाइन है, ठीक है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, स्वरित चिन्ह युक्त कहा जाएगा। इसको स्वरित का उच्चारण न
स्वरित का उच्चारण न बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा होता है। जो अनुदात नीचे अनुदात और उच्चारुदात पढ़ रहा था, न ही ये बहुत ऊंचा होता है और न ही ये बहुत नीचा होता, अपितु मध्यम होता, मतलब ये मीडियम में इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाहार स्वरित। ठीक है, समझ गए कि इसमें दोनों का मिला हुआ होता है, लेकिन ये मीडियम, जैसे गौतम बुद्ध फॉलो करते हैं ना मध्यम मार्ग, उसी तरीके से यहाँ जो उच्चारण होता है मध्यम से होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा नीचा नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुख नासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। क्या है आपका? मुख्य नासिका वचनो अनुनासिका। जिन वर्णों के उच्चारण में, इसमें आपको पता चल रहा है कि मुख है, नासिका है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों अवयवों का प्रयोग करते हैं, मतलब मुख से भी आप बोल रहे हैं और नाक से भी आप बोल रहे हैं, तो इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा? अनुनासिक कहा जाएगा। किंतु जो बिना नासिका की केवल मुख की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है, जो ओनली मुंह से बोला जा रहा है, किंतु जो बिना नासिका की केवल मुख की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, हम लोग क ख ग घ अंग बोलते हैं, ठीक है, अंग, न, य, मूर्धन्य न, म, इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? अनुनासिक। ठीक है, किसको? जिसका उच्चारण जो आपको दिया गया है, जिनका उच्चारण मुख्य और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। ठीक है, इसलिए ये उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किए जाते हैं। किसको? जो अंग, ईयर, न, म होता है। ठीक है, क्योंकि न का उच्चारण स्थान दंत और नासिका दोनों से ही हो सकेगा, केवल दंत से नहीं। इसी प्रकार अन्य वर्णों को भी समझना चाहिए। तो इसमें आपको बता दिया गया कि हम लोग इसको अनुनासिक क्यों कह रहे हैं, अनुनासिक क्यों कहा जा रहा है, कौन कौन से जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं हम लोग। क्योंकि न का उच्चारण जो हम लोग तथ दध न बोलते हैं, ठीक है, तो न का उच्चारण दांत और नासिका जो नोज है आपका, दोनों से हो सकेगा, केवल दंत से नहीं। तो केवल दांत से अगर न बोलना चाहेंगे तो नहीं होगा, तो इसमें नाक भी चाहिए और दांत भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। समझ गए? ये था आपका मुख्य नासिका वचनो अनुनासिका। समझ गए ये? अब नेक्स्ट आपका आएगा तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये आपका 10वां चल रहा है और आपको कितना पढ़ना है? 14 पढ़ना है। तो जिन वर्णों तुल्य अस्य जो सवर्णम है, इसके बारे में क्या आपको जानना है? जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण, कहां पर? जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और तालु का उच्चारण स्थान समान होता है, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। उनकी परस्पर क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ के बाद आ ई जो हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। दीर्घ में क्या आ जाता है? आ जाता है, बड़ी ई बड़ा ऊ दीर्घ हो जाता है। और प्लूत जब हम लोग बोलते हैं, तो जो प्लूत के आगे कौन सा साइन हम लोग देते हैं? 3 जैसा साइन देते हैं ना, 1 2 3 हिंदी में जो 3 लिखते हैं वैसा साइन देते हैं। तो इसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित अ की तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान होने के कारण परस्पर सवर्ण कहलाएंगे। तो ये सवर्ण क्यों कहलाता है? तो इन वर्णों के उच्चारण में तालु और अभ्यांतर प्रयत्न समान होते हैं, उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे कि हम लोग री और ली दोनों, जैसे हम लोग री फॉर ऋषि जो लिखते हैं वो, और री के नीचे एक और री, तो जो री के नीचे एक और री की मात्रा, ये सब किस में यूज होता है? वैदिक साइंस, वैदिक संस्कृत जो होता है। जैसे ल लिख रहे हैं, ल के नीचे एक री की मात्रा भी लगा देंगे तो वो भी किस में यूज होगा? वैदिक संस्कृत में ही यूज होगा।
तो जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल बता रहे थे कि अ हुआ, आ हुआ, ई हुआ, जो हर्ष स्वर है और जो दीर्घ है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों जब आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य अस प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो इसी प्रकार उदात्त अ, अनुदात्त अ तथा स्वरित अ की तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होने के कारण परस्पर सवर्ण संज्ञा कहलाएगी। इसी प्रकार अन्यंत्र भी जो अत्यंत, जो और भी दूसरे हैं, उसी प्रकार इसको भी समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, अनुदित्य, अनुदित्य वर्णस्य च प्रत्यय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसका विधान न किया गया हो ऐसे अण, जिसका विधान न किया गया हो ऐसे अण, अण मतलब अ ई उ न, पूरा समझेंगे हम लोग, एवं उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। उदित की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वह प्रत्यय न हो, प्रत्यय न हो तो तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे अण हम लोग बोल रहे हैं, जो पहला आप पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्र में, अण अगर बोल रहे हैं तो क्या है, अ ई उ री ली, ये कहां तक समझ रहे हैं हम लोग, अ ई उ री री ली ए जो है, ए ओ औ है, ये जो पूरा है ये क्या कहलाएगा, उदित। और जो आपका कु चू टू तू पू, अपना, अपने सवर्णों का भी बोध कराते हैं, मतलब जो अपने एक जैसे हैं उनका भी बोध कराएंगे। सवर्ण मतलब जो सुनने में और बोलने में एक जैसे है, तो अण अगर बोल रहे हैं तो अण के साथ तो ये सारा हो गया, तथा उदित जैसे कु चू टू तू पू, अपना तथा अन्य सवर्णों का भी बोध कराते हैं, बशर्ते ये सब प्रत्यय में प्रयुक्त न हो। ये सब क्या प्रत्यय में प्रयुक्त नहीं हो, केवल इसी सूत्र में अण् प्रत्याहार के लिए न, जो लण सूत्र से लिया गया है, तो केवल किसमें, इसमें लिया गया। एक आपका ऐसा आप संधि पढ़ेंगे ना तो उसका ये आपको अपवाद सूत्र में पढ़ना है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, उदाहरण यहीं पे समझाया गया आपको, इको यंची वाला देख के देखिए, इको यंची का जो सूत्र है, तो इको यंची सूत्र में एक अवधीयमान है, क्योंकि विधान उसके स्थान पर यण का हुआ है, इको यणची मतलब यहाँ पे यण संधि का के बारे में बताया जा रहा है, तथा इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार हम लोग बोल रहे हैं, तो इक प्रत्याहार में कहां से आ रहा है, ई उ री ली आते हैं। इक प्रत्याहार जब आप बोलेंगे तो कौन कौन से आ जाएगा, ई उ री ली आ जाएंगे, और अवधीयमान होने के कारण छोटी ई, छोटा उ, री और ली, यहाँ अपना एवं अपने सवर्णों का, मतलब अगर हम लोग ई उ री ली बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप ई उ री ली बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बड़ी ई, जो दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, और दीर्घ जो ल के नीचे जो री की मात्रा आ रहा है उसको भी हम लोग को समझना है। ठीक है, तो यहाँ अपना और अपने सवर्ण, जो सवर्ण हो गए, अगर री ई बोले तो हर्ष और दीर्घ दोनों हुआ, उ बोले तो हर्ष और दीर्घ दोनों हुआ, और री भी बोलेंगे तो हर्ष और जो री के नीचे एक और री होता है, दोनों समझना है। इनके सवर्ण दीर्घ, प्लुत, उदात्त और अनुदात्त आदि अन्य भेद भी होते हैं। तो ये जो हम लोग इतना पढ़े, इसके क्या क्या हो जाते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं, उदात्त भी होते हैं और अनुदात्त भी होते हैं। ठीक है, ये सारे समझना है आपको। तो उदात्त अनुदात्त का मतलब आप समझ गए, पहले भी आपको बता चुकी मैं कि किसको बोल रहे हैं हम लोग, उदात्त अनुदात्त। तो इसका सबका समझना है आपको इसी में। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये क्या आपको पढ़ के समझना पड़ेगा पूरा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एक दो नंबर का क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं, जो बहुत क्लोज हैं। ठीक है, जो ऐसे वर्ण जो बहुत सुनने में या बोलने में एक जैसे हैं, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता कहने पर संधि कार्य आदि का विधान होता है। संहिता मतलब संधि, जब दो वर्णों का ये हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य में दीर्घ ई के पश्चात बिना किसी व्यवधान के उपास्य में उ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे ई और उ दोनों वर्णों की समीपता को संहिता कहा जाएगा। आप सुधि प्लस उपास्य देखिए तो उसमें
ई और उ प्रयुक्त हुआ है, तो उ, ई और उ कितने हैं, बहुत समीप है, इसलिए यहाँ पे ई और उ दोनों वर्णों की समीपता को क्या कहा जाएगा, संहिता कहा जाएगा, पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग, ठीक है, इसको आप देखिए, स्वर वर्ण के व्यवधान के बिना, स्वर वर्ण जो है उनके व्यवधान के बिना दो या दो से अधिक व्यंजनों का प्रयोग को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। स्वर वर्ण के व्यवधान के बिना, ठीक है, स्वर कितने हैं, स्वर जो आप अ ई उ पढ़ते हैं वो है, तो स्वर व्यवधान के बिना दो या दो से अधिक व्यंजनों के प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अनंतर अर्थात अंतर रहित, अनंतर मतलब जहां पे अंतर नहीं है, हल अर्थात व्यंजन का प्रयोग संयोग कहलाता है। जैसे अब शब्द देखिए, इंद्र शब्द में, इंद्र में न हलंत देने का मतलब क्या होता है, वो आधा हो जाता है, पूरा नहीं होता है, तो इंद्र शब्द में न हलंत और द के नीचे हलंत के बीच कोई भी स्वर व्यवधान के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ। जब हम लोग इंद्र लिख रहे हैं तो इंद्र के नीचे भी हलंत है और द के नीचे भी हलंत है, तो इनके बीच कोई स्वर का व्यवधान के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगर आप इंद्र लिखेंगे तो देखेंगे क्लियर, ठीक है, क्या है होता है, कोई भी स्वर व्यवधान के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, अतः इन दोनों वर्णों की संयोग संज्ञा कहलाएगी। ये दोनों क्या है, संयोग संज्ञा कहलाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आपका आता है सुप्ति अंग पदम, ये आपका 14वां है, ठीक है, 14th कर रहे हैं हम लोग। सुप्ति अंग पदम, सुप्ति अंग पदम, तो इसमें आप देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें कुछ कुछ सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप उसको, जैसे कि पहला वाला था आपका, पहला आपने पढ़ा हलंत्यम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, मैं जो इंपॉर्टेंट वाले वो आपको बता दे रही हूँ, तो आप 2-3 बार उसको लिखकर याद कर लीजिएगा। हलंत्यम वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अदर्शन लोप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उच्च उदात्त, नीचे और उदात्त, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य जो अनुनासिक वाला पढ़े थे वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये जो पर सन्निकर्ष संहिता पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट हम लोग पढ़ रहे सुप वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन बार बार आया है। तो सुप और तिंग प्रत्यय, जो आप प्रत्यय पढ़ेंगे आगे समास के बाद, तो सुप और तिंग प्रत्यय युक्त शब्दों की पद संज्ञा होती है। यहाँ सुप और तिंग दोनों प्रत्याहार है, मतलब इसमें सुप प्रत्याहार भी है और तिंग प्रत्याहार भी है। सुप से अभिप्राय क्या होता है, सु और जस, ये जो 7 विभक्ति जो हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं ना, बालका बालको बालका बालकम बालका बालकन, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सु से अभिप्राय क्या, सु और जस आदि 7 विभक्तियों के 3 वचनों के कुल 21 प्रत्यय हैं। जो हम लोग विभक्ति पढ़ते हैं ना, कर्तान्य कर्म को करण से, जैसे शब्द रूप पढ़े सह तौ ते तम तौ तान, तो संबोधन तक पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके कितने वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो आप 7 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 21 प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 प्रत्ययों का बात हो रहा है। और तिंग प्रत्याहार, ये क्या था, सूप जो हम लोग पढ़े, तो सूप से क्या मतलब हुआ, 21 प्रत्यय हो गया। 21 कैसे हुआ समझ गए आप लोग, प्रथमा से लेके सप्तमी तक जो आप पढ़े, तो सप्तमी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 हो गया। सेम तिंग प्रत्याहार में तिप तस जी आदि जो परस्मैत, ये क्या है, धातु रूप। ऊपर वाला जो सूप क्या था, शब्द रूप के बारे में हम लोग पढ़े, और नीचे जो आप तिंग प्रत्यय पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, धातु रूप। तो जब हम लोग धातु रूप लिखते हैं तो कितने उसमें लिखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे लिखते हैं, और इधर वचन लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो तिंग प्रत्याहार में तिप तस जी आदि 9 परस्मय पदी धातुओं का, तो उसमें कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। तो परस्मय पदी धातुओं के तथा 9 आत्मनेय पदी, 2 तरह के हम लोग पद पढ़ते हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद, ठीक है। तो दोनों में 9 होता है, जैसे आप लिखेंगे ना,
धातु रूप आप लिख रहे हैं, जैसे भवती भवत भवंती भवसी भवत, इस तरीके से कितना होता है, 9 होता है। तो आत्मनेय पद का 9 और परस्मयी पद का 9, तो कितना हो गया, 18 प्रत्यय हो गए। ठीक है, जैसे हम लोग शब्द रूप में पढ़ें कि प्रथमा से लेके सप्तमी तक एक वचन बहुवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 21 हुआ। तो सेम जब हम लोग धातु रूप में पढ़ेंगे तो 9 होता है। 9 कैसे हुआ, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और आप पुरुष वाइज पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष। ठीक है, तो जैसे शब्द रूप में 21 हुआ तो सेम धातु रूप में कितने हो जाएंगे, 9 9 करके 18 हो जाएंगे। 18 कैसे हुए, आत्मनेय पद के 9 और परस्मय पद के 9, तो टोटल 9 9 करके कितने हो गए, 18 प्रत्यय हो गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें टोटल कितने हो गए, 18 प्रत्यय। 18 प्रत्यय किसमें हुआ, तिंग प्रत्याहार में। कैसे हुआ आप समझ गए ना, जैसे आप गच्छति गच्छत गच्छन्ति किए, गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा, तो 9 हुआ। तो 9 परस्मय पद का और 9 आत्मनेय पद का, तो टोटल 18 हो गए। और सेम शब्द रूप में कितने हो गए, 21 हो गए। ठीक है, अतः इन सूप और तिंग प्रत्ययों से बनने वाले क्रमशः, वही फिर आपको एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको शब्द रूप में बताया, राम रामौ रामा आदि सुबंतों की, तथा ये हो गया शब्द रूप का, तथा जो तिंग प्रत्यय बोले, पठति पठत पठंती, पठति पठत पठंती आदि तिंगांगों की उपयुक्त सूत्र ही पद संज्ञा होती है। तो इसका प्रयोजन शब्द के प्रयोग से योग्य बनता है। ठीक है, इतना आप समझ गए, योग्य बनता है, क्योंकि व्याकरण का सिद्धांत, ये जो हम लोग इतना पढ़े, ये किसके लिए, व्याकरण का सिद्धांत, ना पदम प्रयुक्त, जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे राम प्लस सु राम, सुबंध पद संज्ञा है, पठ प्लस ति पठति क्या है, तिंग तिंग प्रत संज्ञा है। तो ये हम लोग क्या पढ़े, ये जो लास्ट वाला पढ़े ये इंपॉर्टेंट था शब्द रूप और धातु रूप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो 14 माहेश्वर सूत्र था, यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। जो आपने अण से लेके हल पढ़ा, ये आपका सूत्र कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका बेसिक क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, उच्चारण स्थान कहाँ का सही है, जैसे कि स्वर के भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, कौन सा स्वर हर स्वर है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, जैसे अ ई रु उ री में प्रत्येक के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हैं, तो इसके 3 भेद होंगे। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थान पढ़ना है। उच्चारण स्थान में आप पहले देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान में मुख के आंतरिक अवयवों की मदद ली जाती है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ उच्चारण करते हैं, तो जो आपका मुख है, मुख में आपके दांत, लिप्स, कंठ, तालु, मूर्धा, ये सब का यूज होता है। तो ये सब का जो हम लोग उच्चारण करने में जो यूज करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब पहला उच्चारण स्थान देखिए, पहला क्या है आपका, अकुह विसर्जियानाम कंठ। ये वाला पोर्शन में बहुत बार आप लोग को, जब 25 सेट्स आप देखेंगे ना, उस सेट्स में बहुत बार इसके उच्चारण स्थान को मैं समझा चुकी हूँ। तो अकुह विसर्जियानाम कंठ से क्या मतलब होता है, अ आ क वर्ग, अ आ जो आप बोलते हैं, अ से अनार, आ से आम, और क वर्ग मतलब जब हम लोग कोई वर्ग बोलते हैं तो मतलब उसका 5 वर्ण, क वर्ग में 5 वर्ण आ जाएगा, क ख ग घ अंग और ह। तो ये जो सूत्र है अकुह विसर्जियानाम कंठ, इसका मतलब होगा अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इनका जब भी उच्चारण होता है तो ये कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, अकुह विसर्जियानाम कंठ। जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है आपका, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। किस किस का, अ आ का, क वर्ग का, ह का हाथी और विसर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु में हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग में जितने हो जाएंगे, च छ ज ज इया,
य और श इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से होगा। जो श है तालव्य श, तो इसको हम लोग तालव्य श क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तालु से उच्चारित होता है इसलिए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सूत्र है आपका ऋतु रसानाम मूर्धा। इसमें जो आपका री है ऋषि, और जो वैदिक संस्कृत में एक और री आता है वो, और ट वर्ग ट ठ ड ढ न, र और मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, र और मूर्धन्य श, तो इनका उच्चारण क्या है? मूर्धा है। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, री री ट वर्ग र और श, मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान, तो ये सब इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। नेक्स्ट है आपका ऋतु लशानाम दंता, ली री त वर्ग, ली और जो डबल री है ये भी आपको वैदिक साहित्य में मिलेगा। त वर्ग मतलब त थ द ध न, ल और स, दंत स जो सपेरा वाला स आप बोलते होंगे, ठीक है, तो सपेरा वाला स नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? दंत स कहलाएगा। तो ली री त वर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है उपमध्यानामम ओष्ठो। इसमें आपका क्या? उ उ, जब आप बोलेंगे उल्लू बोलेंगे, उ उ प वर्ग का पूरा, प फ ब भ म, और उप मध्यानाम मतलब जो प और फ के नीचे छोटा सा चांद जैसा होता है लेकिन उसमें बिंदी नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उप मध्यना का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। कौन कौन सा? उ प वर्ग का पूरा, और उप मध्यनम प फ के ऊपर जो थोड़ा सा डैश जैसा दिया हुआ है, चांद जैसा, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो आप कितने उच्चारण स्थान पढ़ लिए? पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। नेक्स्ट है आपका यंग माना नाम नासिका च। इसका उच्चारण स्थान कैसे आपको पढ़ना है? य म अंग न, मूर्धन्य न और दंत न, इनका उच्चारण स्थान पूर्व कथित स्थान के साथ साथ नासिका भी है। मतलब पहले जो बताया गया उसके अलावा ये नाक से भी उच्चारित होते हैं। ठीक है। जैसे अंग में आप देखेंगे कंठ प्लस नासिका, क्योंकि ये क वर्ग का है इसलिए इसको क्या कहा गया है? नासिका कहा गया है, अनुनासिक कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे य तालु प्लस नासिका, न मूर्धा प्लस नासिका, दंत न जो है दंत न, दंत प्लस नासिका, म ओष्ठ प्लस नासिका। समझ गए? इसमें इतना समझना नहीं, आपको सिर्फ याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका आता है ए देतो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। कंठ और तालु कैसे हुआ है? आप ए लिखेंगे तो ए कैसे बनेगा? अ प्लस ई, अ और ई, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? कंठ तालु। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ए दैतो कंठ तालु। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका ओ दौतो कंठोष्टम। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ कैसे है? ये कैसे बना है? अ प्लस उ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। उ का क्या था? ओष्ठ था। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? कंठोष्ठ बन गया है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट आपका आता है वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें आपका व का उच्चारण स्थान बताया गया। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। तो दंत और ओष्ठ से व का हम लोग उच्चारण स्थान करते हैं। आप बोल कर देखिए ना, आपको बोलने से ही समझ में आ जाएगा कि कहां से उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट है आपका जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। इसमें आपको देखना है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य क्या है? क के नीचे जो ऐसे छोटा सा दिया हुआ है हाफ सर्कल, सेमी सर्कल टाइप का, उसका वो चिन्ह है। तो जीवा मूल्य किसको कहेंगे? जो क ख के ऊपर जो साइन सेमी सर्कल का है, का उच्चारण स्थान मुख में जीवा का मूल है, तो इसको क्या बोला जाता है? जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अनुनासिका। नेक्स्ट है आपका नासिका नु, नासिका नु अनुसारस्य।
अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग अनुस्वार शब्द बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, केवल नासिका है। तो ये जो उच्चारण स्थान है वो आपको पूरा याद रखना है। अकुह विसर्जिया नाम कंठ, इचुयशा नाम तालु, ऋतुरशा नाम मूर्धा, ऋतुलशा नाम दंत, उपमध्य नाम औष्ठो, यंगमाना नाम नासिका, एदेतो कंठ तालु, औदेतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, और नासिका वो अनु नासिका व अनुस्वारस्य। ये आपको याद रखना है। इतने आपको क्या है, आपका उच्चारण स्थान है। यहां तक हमने उच्चारण स्थान का विस्तार से उल्लेख किया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये जो आप पढ़ रहे थे ये था आपका उच्चारण स्थान। अब हम पर्यटन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ आपका क्या है, ये उच्चारण स्थान। तो आप कंठ तालु मूर्धा का एक एक लिख भी लीजिए तो आपको याद रहेगा कि कहाँ से आपका क्या हुआ है। ठीक है, उच्चारण स्थान बहुत इजी है और इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है प्रयत्न का, पर्यटन नहीं, आप स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रयत्न का पढ़ेंगे। यहां तक हम लोग क्या पढ़े, ऊपर आपको उच्चारण स्थान पढ़े, अब हम लोग को पढ़ना है प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्यांतर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न का मतलब क्या होता है, इनमें से अभ्यांतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। 5 भेद क्या है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत्त, ईषद विवृत्त, संवृत्त। ठीक है, ये 5 हैं। अब इनमें से आप एक एक देख लीजिए क्या क्या है। स्पृष्ट किसको बोलते हैं, कादयो मा वसाना स्पर्श। स्पर्श व्यंजन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, क से लेके म तक। ये सबको पता होगा कि क से लेके म तक को स्पर्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने जो उच्चारण स्थान पढ़ा तो कंठ तालु मूर्धा जो ओष्ठ आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं के स्पर्श से ही ये उच्चारण हुआ, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क से म तक आप देखिए, क वर्ग का कंठ हुआ, च वर्ग का तालु हुआ, ट वर्ग का मूर्धा हुआ, त वर्ग का दंत हुआ, प वर्ग का ओष्ठ हुआ। तो ये सब उससे स्पर्श करके उच्चारित हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन बोल रहे हैं। तो क से लेके म तक सभी वर्णों का स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न है। उसके बाद आपका आता है ईषद स्पृष्ट, यर लव। यर लव को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ भी बोलते हैं। आप पहले के क्लास में पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। तो यर लव क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। यर लव अंतस्थों का ईषद अस्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है विवृत। अ से लेकर अ तक सभी स्वरों को विवृत अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। कहाँ से लेकर, अ से लेकर अ तक जितने भी स्वर हैं उनको क्या कहा जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईषद विवृत। तालव्य, मूर्धन्य, दंस और ह, ये ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न है। इसको हम लोग ऊष्म भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन भी आप पढ़े होंगे। ऊष्म अंतस्थ पढ़ लिए आप। ऊष्म क्या होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंस। कौन कौन से होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंस और ह, इनको क्या कहते हैं, ऊष्म कहते हैं। इसके ऊपर वाला आप क्या पढ़े, अंतस्थ पढ़े। ठीक है, तो इसको ईषद विवृत भी कहा जाता है, ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न। नेक्स्ट है आपका संवृत। संवृत में कौन सा आ जाएगा, ह्रस्व अ का उच्चारण संवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है, जो हम लोग अ बोलते हैं। तो ये किसके अंतर आएगा, संवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। ये जो हम लोग पढ़े ये अभ्यंतर प्रयत्न था, जो 5 आपने पढ़ा, सब स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न के कितने, 11 हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। इसका डिटेल आप पहले भी पढ़े होंगे। अघोष, घोष किसको कहा जाता है, अल्प्राण, महाप्राण। जैसे कि घोष है तो घोष वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं,
घोष कहलाते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का आप तृतीय, चतुर्थ और पंचम और अंतस्थ जो है यह रला हुआ, ये क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। उसके बाद अघोष में कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, जो पहला और द्वितीय हो गया, और ऊष्म वर्ण, ऊष्म कौन से हो गया? तालव्य, मूर्धन्य, दंश और हग। हाँ, तो इनको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। उसी तरीके से आपके अल्प प्राण, महाप्राण, या आप पहले की क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक चीज है ये सब। अल्प प्राण किसको कहा जाता है? क वर्ग जो है, क वर्ग का जो हम लोग प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ये और अंतस्थ, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। उसी तरीके से महाप्राण, जब प्रथम, तृतीय और पंचम हो गया तो बचा क्या? द्वितीय और चतुर्थ ही बच गया, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम क्या कहलाया? अल्प प्राण। बाकी जो बच गया प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहला जाएगा? महाप्राण। और साथ साथ ऊष्म वर्ण जो तालव्य, मूर्धन्य, स जो है वो क्या कहला जाएगा? ऊष्म वर्ण जो है वो भी आ जाएगा महाप्राण में। ठीक है। उत्तात, अनुदात, स्वरित ये पहले मैं बता चुकी हूँ, तो इसमें कुछ बचा नहीं, सारा कंप्लीट हो चुका है आपका ये चैप्टर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए तो आपको याद रहेगा। उदात, अनुदात, स्वरित में बता दी आपको। उच्चारण क्रम में तलवादी स्थानों की ऊपरी भाग जो होता है, जहां ऊपर कुछ ऊपर से उच्चारित होते हैं, कुछ नीचे से उच्चारित होते हैं, उसको हम लोग उदात और अनुदात कहते हैं। और क्या बच गया आपका इसमें? विवार और संवार, ये भी पहले मैं बता चुकी आपको। आगे वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप देखिए, आपका माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार देख के रिवीजन कर लीजिए, और जितने प्रत्याहार बन रहे हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।